जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो से हम इस साल जो आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम प्रस्तावित है उसके लिए एक बहुत ही शानदार सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि 2018 में जो कुल मिलाकर के 135 शिफ्ट में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो से हम केमिस्ट्री के उन्हीं सारे प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। डिटेल में हम लोग यहाँ पर एक एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे, उससे जुड़े हुए जो भी अन्य तथ्य होंगे उन्हें भी हम लोग जानेंगे और जो भी आपके समझने वाली चीज़ होगी उसे भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक एक लाइक से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कितना ज़्यादा यहाँ पर पसंद आ रहा है। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ग्रुप डी के लिए जो मेरी एक बहुत ही शानदार सीरीज है उसकी लाइव क्लास होती है डेली अनअकैडमी के ऊपर 3:30 बजे। तो उस क्लास की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप उस क्लास के लिए इनरोल कर सकते हैं। उस क्लास की खास बात ये होती है कि वहाँ पर हम लोग अभी तक 51 सेट को डिस्कस कर चुके हैं। टोटल आपके PYQ होते हैं, करंट अफेयर के जो प्रश्न होते हैं उनको मैं 2020-21 के अनुसार अपडेट कर देता हूं। तो उस क्लास को भी आप लोग यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर इस समय मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। यानी कि अगर आप लोग कोई भी यहां पर प्लस कोर्स खरीदना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी कोड पे 10% का मिलता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक पॉइंट और बता दूं कि 10% का डिस्काउंट तो आपको अनअकैडमी देगी, बाकी एडिशनल 5% का डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से भी यहां पर दिया जाएगा। ये ऑफर सिर्फ इसी मंथ के लिए है, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलेगा। कई सारे कॉम्बो भी आपको मिलेंगे, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का जो रासायनिक नाम है वह आपके लैटिन से लिया गया है। तो आप सभी को पता होगा एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो Al होता है, तो नाम से ही है। क्लोरीन का आपका Cl होता है, ये भी नाम से है। कार्बन का आपका C होता है, ये भी नाम से है। लेकिन जो आयरन का हमारा सिंबल होता है वो होता है Fe। अब आयरन तो हो गया I से, सिंबल हो गया Fe से, यानी कि ये लैटिन नाम से लिया गया है और इसका लैटिन नाम है यहाँ पर फेरम। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं, केमिस्ट्री के किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होगा तो नीचे कमेंट में आप लोग मुझसे जरूर पूछिएगा, मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगला प्रश्न है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ में अपक्रिया करती है। तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस धातु का नाम है यहाँ पर एल्यूमिनियम। क्या नाम है? एल्यूमिनियम। यानी कि जब भी आप लोग एल्यूमिनियम को गर्म भाप में रख देंगे तो यहाँ पर वो उससे अपक्रिया करती है। तो एक तो आपके धातु का बन जाता है ऑक्साइड और दूसरा यहाँ पर निकलती है हाइड्रोजन गैस। यानी कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका यहाँ पर हो गया पानी, अपक्रिया होगी तो Al2O3 बनेगा और यहाँ पर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर होती हैं अधातु, यानी कि नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये आपको गैस में मिल जाएंगी, ठीक है। ब्रोमीन की बात करते हैं तो ये हमारा लिक्विड है, आप सभी को पता होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग कार्बन और सल्फर की बात करते हैं तो ये भी हमारी अधातुएं ही हैं और ये आपको मिलेंगी सॉलिड में। यानी कि अधातु बहुत ही आपके ऐसे प्रकार के तत्व होते हैं जो तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं। तो धावन सोडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वाशिंग सोडा इसे हम लोग कहते हैं। केमिकल फार्मूला आपके बहुत पूछा गया है ग्रुप डी में, तो Na2CO3 इसका फार्मूला होता है और आपको इसमें टोटल 10 जल के अणु देखने को मिलेंगे, यानी कि डॉट 10H2O इसका होता है फार्मूला। तो बी यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों में बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो बाहरी कोष किसका पूर्ण होता है? तो ये आपके होता है 18th ग्रुप का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो 18 में आपको मिलेंगी अक्रिय गैसें, और अक्रिय गैसें जिन्हें हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं, और इनकी खास बात यही होती है कि इनका पेट पूरी तरीके से भरा होता है, इसीलिए ये लोग रिएक्शन वगैरह यहाँ पर नहीं करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगी अक्रिय गैसें, ठीक है। ये हमारी सारी अक्रिय गैसें हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान में ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है।
तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की, तो ये आपका होता है यहाँ पर 1:8। कितना होता है? 1:8 होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर जो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व होते हैं इनकी वैधता यहाँ पर यानी कि वैलेंसी कितनी होती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करते हैं तो ये हमारे ऐसे तत्व होते हैं जिनके आखिरी कोष में आपको 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, यानी कि आसानी से ये अपने कोष का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और इनके ऊपर आपका आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो 1, 2, 3 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके फॉयल बनाने में आसानी होती है। तो ये जो गुण होता है इसे हम लोग कहते हैं आघातवर्धनीयता यानी कि मैलिएबिलिटी। और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल में सोना होता है जिसे हम लोग AU के नाम से जानते हैं उसकी मैलिएबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा। हमारी आवर्त सारणी में आपके ग्रुप नंबर 1 से लेकर के 12 के जो भी आपके तत्व हैं ये हमारे होते हैं आघातवर्धनीय। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया तो इसमें आपको मिलेंगे टोटल 7 एलिमेंट। तो इस प्रश्न का डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं He से लेकर के ऑर्गेनेसो तक यहाँ पर टोटल 7 एलिमेंट आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल देखने को मिलेंगी कुल मिलाकर के 4 कक्षाएं। कक्षाओं का मतलब क्या होता है, वो आप वाला कक्षा नहीं है। कक्षाओं का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा एक हमारा होता है नाभिक। नाभिक के बाद में आपको इस प्रकार के जो सेल मिलते हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन करते हैं परिक्रमा, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं कक्षा। तो आपका जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, सेलेनियम हो गया, तो इन सभी में आपको 4 सेल देखने को मिलेंगे, यानी कि ये सारे आपको चौथे पीरियड में देखने को मिलते हैं। तो सी होगा करेक्ट। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो परमाणु के बारे में आप सभी को पता होगा कि इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। जिनान की बात करते हैं तो ये तो हमारा एक इनर्ट गैस है, तो ये परमाणु कण नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए जिनॉन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि परमाणु के भीतर जो न्यूट्रॉन के द्वारा प्रोटॉन पर बल लगाया जाता है तो कौन सा बल होता है। जाहिर सी बात है कि ये हमारे नाभिक के अंदर होते हैं, तो इसीलिए ये होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का जो pH है वह आपके 7 से कम होता है, यानी कि जो इसका जलीय विलयन होता है वो हो जाता है एसिडिक और इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। जब आप लोग अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोल देते हैं तो ये हमारा टूट जाता है NH4+ में और Cl- में, और इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका एक्वस सोल्यूशन होता है वो आपका बनता है एसिडिक। अगला प्रश्न है कि कांच 1010 कौन से धातुओं को मिलकर के बनाया जाता है। तो ये आपके कुल मिलाकर के 2 धातुओं को मिलकर बनता है। एक हमारा हो गया कॉपर, दूसरा हो गया निकेल। तो ये आपने देखा होगा जो आपकी पंखों वगैरह में जो अंदर बुनाई होती है तारों की, उसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंटेन, और ये बना होता है कॉपर और निकल से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे लचीला और कोमल कौन सा है। तो सबसे लचीले और कोमल की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है तांबा, यानी कि जो आपका कॉपर होता है वह इन सभी में सबसे ज़्यादा लचीला और कोमल है। अगला प्रश्न है कि जो हमारे बिजली के बल्ब होते हैं उनमें आपके कौन से गैस भरे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें एक तो आपको मिलेगा नाइट्रोजन और दूसरा इसमें होता है आर्गन। अच्छा, ये बल्ब ये जो आपके तत्व होते हैं क्यों भरे जाते हैं, क्योंकि ये हमारे होते हैं कम क्रियाशील, ज़्यादा रिएक्शन वगैरह ये लोग नहीं करते हैं, शांत स्वभाव के हैं, तो इसीलिए इनको इसमें भर दिया जाता है। अच्छा, इसमें जो आपका फिलामेंट होता है वो किसका होता है, तो ये होता है टंगस्टन का। क्यों टंगस्टन डाला जाता है, क्योंकि टंगस्टन का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो होता है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा होगा तो आपका जब तार गर्म होगा तो ये पिघलेगा नहीं, और पिघलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा समय तक चलेगा। आगे वाला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि आपके 18वें में कौन होता है, तो 18वें में आपको देखने को मिलेगा इनर्ट गैस, 17वें में हैलोजन होता है, और पहले में आपका होता है एल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातुएं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बार पूछा गया है, तो हल्के में इनको आप लोग बिल्कुल भी मत लीजिएगा, अदरवाइज आपके एग्जाम में ये आपको काफ़ी भारी पड़ जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं ये हमारा 17th ग्रुप है जिसमें आपको हैलोजन देखने को मिलेंगे।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, यानी कि इसमें आपको डार्ट H2O नहीं मिलेगा। तो ये हमारा यहाँ पर होता है, नाम इसका है यहाँ पर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपको क्रिस्टली जल नहीं मिलता है। हाँ, वॉशिंग सोडा जो आपको होता है उसमें आपको जल मिलेगा, जिप्सम में भी आपको मिलेगा, कॉपर सल्फेट में भी मिलेगा, लेकिन आपके बेकिंग सोडा में नहीं होता है। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रासायनिक अपक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है। तो बस आसानी से याद रखिएगा, गर्मी अगर निकली तो ये हमारी होगी उष्माक्षेपी, और गर्मी अगर इसमें देनी पड़ेगी अपक्रिया के लिए तो वो हमारी होती है उष्माशोषी, यानी कि उष्मा को वो सोख रही है तो वो आपकी उष्माशोषी, और उष्मा को निकाल रही है तो वो हमारी होती है उष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया है। पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु संख्याओं के आधार पर वर्गीकृत किया था, नाम इनका है मोजले। 1913 में जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें इन्होंने परमाणु संख्याओं को आधार बनाया था, यानी कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वह आपके इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें आपको टोटल 18 वर्ग मिलेंगे, 7 आपको आवर्त मिलेंगे, टोटल 118 एलिमेंट थे, 98 जिसमें आपके नेचुरल हैं और 20 आपके हैं इसमें आर्टिफिशियल। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। तो जो लोग चूना वगैरह खाते होंगे उनको पता होगा, ये आपका वही खाने वाला चूना है। तो इसका फार्मूला होता है CaOS का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOS का होल ट्वाइस। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ज़्यादा चूना मत खाइएगा, अदरवाइज आपका मुंह वगैरह भी कट जाएगा। बेसिक इन नेचर ये आपका होता है। अगला प्रश्न है कि अगर 5 से 7% एसिडिक एसिड का कोई आपका सोल्यूशन है तो इसे आप लोग क्या कहेंगे। तो जो आपके घर में सिरका होता है ना, उसमें आपका होता है एसिडिक एसिड, और इसकी मात्रा होती है 5 से 7%। ज़्यादा होगा तो आपके पेट ओट को जला देगा। तो ध्यान रखिएगा 5 से 7% ये होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्प के पीएच पर विचार करिए कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की होगी उच्चतम सांद्रता। अब मैं यहाँ आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए 0 से लेकर के 7 तक का जो हमारा पीएच होता है ये होता है एसिडिक। 7 से लेकर के 14 तक का जो आपका विलयन होता है ये होता है बेसिक। जब हम लोग एसिडिक की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की, यानी कि कितने ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन आयन है। उसी प्रकार से जब हम लोग बेसिक की बात करते हैं तो इसमें हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा जैसे जैसे आप लोग 7 से नीचे आएंगे जो हमारा यहाँ पर एसिडिक गुण होता है वह और ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि पीएच जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा आपका सोल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा एसिडिक। उसी प्रकार से पीएच जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही आपका जो यहाँ पर सोल्यूशन है वो होगा बेसिक। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर सबसे कम है 2.4, तो इसलिए ये आपका होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक। इसमें आपको हाइड्रोजन आयन भी मिलेंगे ज़्यादा, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। अब मैग्नीशियम यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका है 12। उसी प्रकार से इसके वर्ग में आपको कौन सा मिलेगा, तो ये हमारा होता है बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 4। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी। कक्ष यानी कि वही कक्षा। तो एल अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसमें आपके मैक्सिमम हो सकते हैं यहाँ पर 8। एल आपका होता है, एम आपका होता है, एन हमारा होता है और फिर होता है के। ठीक है, के एल एम एन। तो के में आपको 2 मिलेंगे, एल में होता है हमारा यहाँ पर 18 8 होता है, एम में आपका होता है 18 और एन में होता है 32। डिटेल में हम लोग इसे करेंगे, फिलहाल के लिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ए 8 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। तो ये आपको फार्मूले से निकालना होगा और इसमें आपको टोटल मिलेंगे 0.2551 मोल। कैसे आप लोग इसको निकालते हैं, तो सिंपली आपने पढ़ा होगा आवोगाद्रो नंबर के बारे में, यानी कि 1 मोल हमारा वह संख्या होती है जो कि किसी भी हमारे कंपाउंड के अंदर उसके जो द्रव्यमान होते हैं उनके टोटल जितने भी आपके अणु होते हैं उनके बारे में बताता है। तो 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का आप लोग यहाँ पर टोटल निकाल लेंगे एटॉमिक वेट और उसके बाद में 25 ग्राम में उससे कर देंगे डिवाइड, तो आपका नंबर आएगा 0.255। तो ये आप निकाल करके कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है। तो क्लोरीन के आपके आखिरी कोष में मिलेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी संयोजकता यहाँ पर हो जाएगी 7। बस ध्यान रखिएगा जो बैलेंसी होती है ना वो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है, तो 7 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोजन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय कौन सा है। यानी कि अगर आपके किसी कंपाउंड में कीटोन समूह लगा हुआ है तो फिर यहाँ पर आप कौन सा एंडिंग में सफिक्स लगाएंगे। तो इस सफिक्स को हम लोग कहते हैं ओन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा है कीटोन। क्या है? कीटोन है। नाम से ही आप समझ सकते हैं, नाम में कीटोन है तो नाम में आखिरी में हम लोग लगाएंगे यहाँ पर ओन। सी हो जाएगा करेक्ट। बेकिंग पाउडर डैश डैश और किसका मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर की बात करते हैं तो इसमें एक तो आपका होता है क्या नाम है, बेकिंग सोडा, और दूसरा हमारा क्या होता है, तो दूसरा आपका होता है इसमें टार्टरिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा दो चीज़ों का मिश्रण होता है, यानी कि एक आपका होता है NaHCO3 खाने वाला सोडा और दूसरा आपको इसमें मिलेगा टार्टरिक एसिड। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो कि उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो इसका यहाँ पर नाम है सुवेरिन। क्या नाम है? सुवेरिन इसका नाम है। तो बस आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारा कार्क सेल होता है ना इसमें एक होता है रसायन, और ये रसायन मुख्य रूप से काम क्या करता है कि अगर इस सेल में आपके पानी या फिर गैस प्रवेश करना चाहती हैं तो उनके प्रवेश को ये ब्लॉक कर देता है। नाम इसका है सुवेरिन। अगला प्रश्न है कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश डैश के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया करता है किसके साथ में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो इससे आपका एक तो नमक बनता है, दूसरा बनता है जल, और इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी कि जब एक अम्ल और क्षार को आप लोग मिलाते हैं तो इससे एक तो बनता है सॉल्ट, दूसरा आपका बनता है जल। अगला प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक 57 वाला जो तत्व है आपके किससे संबंध रखता है। तो 57 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा किस में आएगा, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा F ब्लॉक में। किसमें? F ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट जरा रुकिए। 58, 59, 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 71। हाँ ध्यान रखिएगा ये जो आपका LA है ना ये आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये तो मिल जाएगा D में। ठीक है, 57 के बाद 58 से लेकर के 71 के जो एलिमेंट होते हैं वो आपको मिलेंगे F ब्लॉक में। ठीक है, तो ये हमारा किस में जाएगा? D में जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर B आपका हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, B होगा यहाँ पर करेक्ट। 58 के बाद में 57 के बाद जो हमारे 58 से शुरू होते हैं यानी कि सीजियम से, उसके बाद में 71 तक ये हमारे आते हैं F ब्लॉक में। इन्हें हम लोग लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस समूह में निष्क्रिय गैस होती हैं। अभी मैंने आपको बताया इसमें टोटल आपको 18 वर्ग में देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा 18 ग्रुप जिसे हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इसमें आपको टोटल मिलेंगे कितने? 7 अक्रिय गैसेज। जो हमारा दूध वाला होता है ना ये ताजे दूध में कई बार मिला देता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का काम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा मुख्य रूप से जो यहाँ पर दूध होता है उसके अम्लीकरण को रोकता है, यानी कि अम्लीकरण होने के कारण दूध आपका फट जाता है। फिर आप लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि आपको पनीर बनाना नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अम्लीकरण को रोकने के लिए इसमें जो दूध वाला होता है वो मिला देता है बेकिंग सोडा। अच्छा, क्यों ये मिलाता है देखते होंगे आप लोग कि जो हमारे दूध वाले होते हैं ना सुबह लेकर के जाते हैं और शाम तक ये बेचते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर दूध आप उबालेंगे नहीं तो ये हो जाता है खराब, तो इसीलिए कई बार ये मिला देते हैं बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दूसरे आवर्त में संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए मजबूत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी तत्व का होगा जिसके आखिरी कोष में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, खाली इलेक्ट्रॉन, और इसका साइज भी होगा यहाँ पर छोटा। तो इस प्रकार का एलिमेंट हमारा है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है और इसीलिए आपको सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग कौन सा है। तो 4 की बात करते हैं तो आपका एथ होता है, मेथ होता है, फिर एथ होता है, फिर प्रोप होता है, फिर आपका होता है ब्यूट। तो यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, मेथ जिसमें 1 कार्बन होता है, एथ जिसमें 2 होता है, प्रोप जिसमें 3 होता है, ब्यूट जिसमें 4 होता है, पेंट जिसमें 5 होता है, हेक्स जिसमें 6 होता है, और हेप्ट में आपको 7 देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। देखिए O का आपका द्रव्यमान कितना होता है 16,
O2 में आपका कितना हो जाएगा, 2O हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, यहाँ पर A हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उसको चुने जो कि समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर ये सारे हमारे धातु हैं, लेकिन ये आपकी अधातु है हाइड्रोजन, तो A हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है। तो पारे की अयस्क की बात करते हैं तो इसका नाम यहाँ पर है सिनाबार, ए हो जाएगा आपका करेक्ट। और कई बार आपके ग्रुप डी में पूछा गया कि बॉक्साइट का अयस्क क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम यहाँ पर होता है। स्टीबनाइट की बात करते हैं तो ये आपके एंटीमनी का अयस्क होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% जस्ता है और बाकी गिलेट है। देखिए 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम और 32% हो गया 320 ग्राम। आसान मुंह प्रश्न है, डी आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तत्वों ए, बी, सी, डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 है, कौन से तत्व आपके समान आवर्त से संबंधित होंगे। यानी कि प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि 5 आपके पास में है एलिमेंट जिनके परमाणु क्रमांक इस प्रकार से हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से परमाणु क्रमांकों का जो समूह होगा वो आपको एक आवर्त में मिलेगा। आवर्त मतलब जो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके लिए इनका जो परमाणु क्रमांक है वो आपका होना चाहिए 3, 7 और 10, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब कैसे होगा देखिए, पीरियोडिक टेबल में आइए तो जो हमारा 3 वाला है यहाँ पर देखिए 3 सेकंड आवर्त में है, 7 वाला भी आपको सेकंड में मिलेगा और 10 वाला भी आपको मिलेगा सेकंड में। तो इस प्रकार से सेकंड आवर्त में आपको 3, 7 और 10 वाले एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो आपका बी होगा करेक्ट। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश डैश धातु के रूप में नामित किया गया है। तो इका एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो ये आपका होता है गैलियम। देखिए मेंडलीव महोदय के द्वारा जब 1872 में इनकी पीरियोडिक टेबल प्रकाशित की गई थी तो उस समय टोटल एलिमेंट की संख्या थी 63, यानी कि 63 आपके ज्ञात थे। तो मेंडलीव साहब तो थोड़े थे होशियार, इन्होंने क्या किया कि कुछ के यहाँ पर स्थान छोड़ दिए और कुछ का नाम इन्होंने अलग रख दिया था और कहा था कि इसके लिए यहाँ पर नए तत्व खोजे जाएंगे। तो जो इन्होंने इका बोरोन नाम रखा था उसके स्थान पर स्कैंडियम आ गया, इका एल्यूमिनियम जिसका नाम इन्होंने रखा था उसके स्थान पे आ गया गैलियम और इका सिलिकॉन के नाम पे आया है जर्मेनियम। रट लीजिएगा इसको डब्बा बना करके, क्योंकि बहुत बार ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो उच्च आयनीकरण की जो ऊर्जा है वो आपको मिलेगी यहाँ पर हीलियम में। क्यों आपको ये मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं वो आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो घटती है और लेफ्ट टू राइट ये आपकी बढ़ती है। हीलियम की सबसे ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि हीलियम का जो आपका परमाणु होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है और अगर इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आयोनाइजेशन ऊर्जा मुख्य रूप से हमारी वो ऊर्जा होती है जो कि हमें रिक्वायर होती है किसी भी आपके एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो साइज छोटा होगा, ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तीसरे आवर्त में जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं उनमें आपकी कौन सी कक्षाएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा इनमें आपको कुल मिलाकर के 3 कक्षाएं मिलेंगी, के, एल और एम। यानी कि के जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, एल जिसमें आपके 8 हो गए और एम हमारा हो गया जिसमें आपको टोटल यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा तीसरा आवर्त है और इसमें आपको 3 कक्षाएं देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियां की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा 6 आपका होता है और जब आपके ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी होती है तो ये जो हमारा 6 होता है वो टूट जाता है 3-3 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उनकी संयोजकता कितनी होगी। जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब इनकी पूर्ण हो जाएगी तो 0 इनकी हो जाएगी यहाँ पर संयोजकता। तो ऑप्शन आपका डी होगा करेक्ट। देखिए संयोजकता का मतलब क्या होता है, सामान्य सा एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। देखिए कई लोग आपको मिलेंगे जो कि किसी एक के साथ में ही रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं उनकी जो संयोजकता है वो मात्र है 1। लेकिन कुछ आपको यहाँ पर अलग टाइप के लोग देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके दिल में आपके कई सारे लोगों के लिए जगह होती है और कई जगह पर वो लोग बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिसके पास में जितनी ज़्यादा यहाँ पर बॉन्ड बनाए हुए की क्षमता होगी उसी को हम लोग कहते हैं संयोजकता।
तो जाहिर सी बात है इनका जब ऑक्टेट पूर्ण होता है इनर्ट गैसेज का, यानी कि ये न्यूट्रल होते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं साधु सन्यासी होते हैं, इसीलिए इनकी जो संयोजकता है वो आपकी होगी यहाँ पर शून्य। जैसे जैसे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे उस तत्व की जो संयोजकता है वह भी आपकी बढ़ती है। संयोजकता का मतलब होता है संयोजन करना, यानी कि जुड़ना किसी के साथ में। तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा आप दूसरे इलेक्ट्रॉनों से जुड़ पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हैं तो ये हमारा होता है क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये हमारा होता क्या है, आइए थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब हुआ क्या, देखिए आपका जो क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के बारे में आपको पता होगा कि आखिरी में इसके होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन का कहीं से जुगाड़ लग जाता है तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा और हो जाएगा स्टेबल। तो इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है उसी के आधार पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निर्धारित होती है। अगर हम लोग अपने आवर्त की बात करते हैं तो जैसे जैसे आप लोग इसमें और आगे की ओर जाएंगे जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपकी बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप लोग नीचे आएंगे ये हमारी होती है कम। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर जो परमाणु का आकार होता है ये क्या होता है, तो ये भी आपका यहाँ पर घटता जाता है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। क्यों घटता है, आइए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए जैसे आप लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे सेल होंगे, सेल की संख्या तो आपकी होगी बिल्कुल समान, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी और इस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बिल्कुल नेगेटिव चार्ज होते हैं, दोनों बिल्कुल अपोजिट चार्ज होते हैं, और अपोजिट चार्ज में होता है अट्रैक्शन, जैसे इंसानों में होता है। तो उसी प्रकार से इनमें जब अट्रैक्शन होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा एटम होगा ना वो और ज़्यादा हो जाएगा कॉन्टैक्ट, यानी कि ये और ज़्यादा यहाँ पर सिकुड़ेगा। इसीलिए जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर आप जाते हैं पीरियड में आगे वैसे वैसे होता है साइज छोटा। लेकिन इसके विपरीत अगर आप लोग ग्रुप में कभी आप लोग आगे जाइए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो हमारी कक्षाएं होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, और कक्षाएं बढ़ेंगी यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो साइज होगा वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। तो इस प्रकार से आज के 50 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। 50 प्रश्न में से आपको अगर इतू सा भी डाउट किसी प्रश्न में होता है, कोई प्रश्न ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, जिससे कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को डिटेल में लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो आपके लिए बहुत ही शानदार ये क्लास है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ में इस वीडियो को आप लोग साझा जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।